नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में संसद मार्ग पर मौजूद हैं और आज जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि संसद मार्ग पर भी जो है काफ़ी उत्सव का एक माहौल है। इसी बीच एक यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है जो आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा, भानु प्रताप सिंह एडवोकेट जो लगातार ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर एक स्टॉल लगा रखी है और इस वक्त जो है यहाँ पर तमाम फॉर्म हैं जिन पर ईवीएम के खिलाफ जो लोग चाहते हैं कि ईवीएम से वोटिंग ना हो, उनसे सिग्नेचर जो है यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे इनसे, क्या कुछ इनका कैंपेन है ये, इसके बारे में बताएंगे। सर आपका परिचय और क्या ये कैंपेन चला रहे हैं उसके बारे में। मेरा नाम हिजम राज है और बीजेपी खास करके जो है ईवीएम से वोटिंग करवाते हैं। ईवीएम से वोटिंग करवाना मतलब हमारा राइट जो है वो इस डेमोक्रेसी को कुचलना होता है, लोकतंत्र को कुचलना होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम हट करके बैलेट पेपर जो है उसे इलेक्शन हो। और दूसरा चीज़ जो जितनी जो डेवलप कंट्री है, जैसे जर्मन है, जापान है, अमेरिका है, वहाँ पर ईवीएम से वोटिंग नहीं होता है। वहाँ पर जो बैलेट पेपर से जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो पेपर में जो वोटिंग होता है, ये सबसे फ्री एंड फेयर होता है। अब फिर प्रश्न उठाते हैं, पुराने ज़माने में कनपट्टी पे बंदूक लगा करके बैलेट बॉक्स लूट करके लेकर के जाते हैं। भैया आप तो सिर्फ एक बैलेट बॉक्स लेकर के लूटा है, यहाँ तो देश लूटा जा रहा है उसी ईवीएम से। तो इसलिए जो है देश की जनता को ये जानना जरूरी है ईवीएम और ईवीएम में कहाँ पर खामियां हैं। अरविंद केजरीवाल इधर का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ने खुद बोला है, मैं आईआईटी का मैं इंजीनियर हूँ, ये ईवीएम में खामी है। ये दूसरा चीज़ मायावती ने जो पार्लियामेंट में उठाया है और बीजेपी का जो है जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। बीजेपी के ही जीवीएल नरसिम्हा राव, उनके जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क, यानी कि इस ईवीएम का बहुत ज़्यादा खामियां है। इस ईवीएम से आपका लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, कुचलता जा रहा है। बाकी जो है डॉक्टर विजय कुमार जी बताएंगे। विजय कुमार जी, लेकिन चुनाव आयोग तो हमेशा ये आरोपों को खारिज करता रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी जैसी चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ सत्ता पक्ष जो है बीजेपी, वो ये कहता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, जनता नहीं है, वोट नहीं मिल रहा है, मुद्दा विहीन हो गया, इसलिए ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। देखिए जो मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, पहली बात तो लोग क्या कहते हैं कि जब चुनाव के इलेक्शन के बाद लोग ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, ऐसा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा पिछले 2019 से जब दोबारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जब मोदी साहब ने इलेक्शन जीत के शपथ ली थी, उसके सेकंड डे से हम लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया है और हर रोज़ ये आंदोलन कहीं ना कहीं रहता है। हम लोग चुनाव में भी पार्टिसिपेट करते हैं और आंदोलन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो चुनाव आयोग कहता है, चुनाव आयोग को बनाता कौन है? देश की गवर्नमेंट बनाती है। तो चुनाव आयोग जो है ये बहुत पहले साबित हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में है। लेकिन चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में, वो एक्चुअली में तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना निष्पक्ष है। देखिए, जब आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग की मैं बात बताता हूँ। 2019 के इलेक्शन में 373 लोकसभा सीट पे 8 से 18,000 वोट कम या ज़्यादा मिले। इलेक्शन कमीशन से जब क्विंट न्यूज़ चैनल ने पता किया कि भैया ये वोट कहाँ है, कैसे मिसमैच हुआ, आज तक जवाब नहीं आया, तो इसको निष्पक्ष बोलोगे आप? इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि 19 लाख ईवीएम कहाँ है, ये कोई जवाब नहीं आया कि निष्पक्ष है ये। तो अब बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जिनको पता करके लोग ये जान सकते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या बीजेपी का बी टीम है। अगर इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी अगर बोलेंगे तो हम किसी ज़माने में TN सेशन आज रहे नहीं है। TN सेशन को हम ट्रांसपेरेंट और जो निष्पक्ष मानेंगे। हम JM लिंगडो आज के दिन पे जो है बेंगलोर में सेटल है, वो भी एक इलेक्शन कमीशन था, उनके नाम को जानते थे। बाकी तो आज के दिन पे जो इलेक्शन कमीशन है, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन जो अशोक क्या नाम था उसको अशोक लवासा, उनको ट्रांसफ़र भी किया गया था। तो ये है इलेक्शन कमीशन को बनाते हैं हमारे जो पार्लियामेंट्री कमेटी, जो देश की जो मोदी साहब की जो सरकार ही बनाते हैं। अपॉइंट कौन करता है? सरकार ही अपॉइंट करते हैं। अब चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई जो है एम्बिशियस था, राज्यसभा के मेंबर बन गया। आपको मालूम था कि जो बाबरी मस्जिद के जो फैसला आया, मैं वर्डिक्ट नहीं बोलूँगा, फैसला जो आया है वो उसमें से आपको पता चल गया। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा वीक क्वेश्चन है।
देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है वो पावर शेयरिंग वाली राजनीति है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि आप हमारे फेवर में काम करिए, आपको पावर दिया जाएगा। जिसके जीते जाते बहुत सारे उदाहरण हैं। इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ले लीजिए, और बहुत सारे स्टेट के गवर्नर को ले लीजिए, बहुत सारे IAS को ले लीजिए, बहुत सारे पॉलिटिशियन को ले लीजिए। मायावती को बीच में इलेक्शन से पहले बोला गया कि डिप्टी प्रेसिडेंट बनाएंगे, अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता बना दिया है। तो ये पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम है हमारे देश में। जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो पावर का जो सिस्टम है, राजनीति का सिस्टम, ये पब्लिक तो शेयरिंग। मतलब सर आपके हिसाब से सत्ता के प्रभाव में ये सारी चीज़ें चल रही है, डेमोक्रेसी की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, सुप्रीम, ये सारी जो है जितनी भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं वो सारे बीजेपी के अंडर रह के काम करती हैं। और ये इतिहास में ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि किस वक्त कौन इलेक्शन कमीशन था, उसका नाम क्या था, उसको लोग किस नज़र से याद किया जाएगा। मोदी साहब किस वक्त प्रधानमंत्री थे और मोदी साहब के टाइम पे इस देश में कितनी हाहाकार मची थी, ये सब इतिहास में लिखा जाएगा। मोदी साहब के टाइम पे इलेक्शन कमीशन कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, और गृह मंत्री कौन था, जनता क्या कर रही थी, विपक्ष के लोग क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इतिहास में लिखी जाएंगी। किस तरीके से, अच्छे काम के लिए, बुरे काम? नहीं, ये तो डेफिनेटली दुनिया जानती है। आप ये देख लीजिए, ये उठा के देख लो, तो मोदी साहब जब से देश पे शासन कर रहे हैं, इस देश का कोई भी एक डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ जो आंदोलन नहीं कर रहा हो। देखिए, मोदी साहब के आने के बाद नोटबंदी हुई, नोटबंदी में बहुत सारे लोग रोड पे मर गए, अपने नोट जमा करने के लिए मर गए। उसके बाद GST आया, GST में बहुत सारे व्यापारी खत्म हो गए, लोगों का व्यापार खत्म हो गया। आप देखो, इसका उदाहरण ये देख सकते हैं कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कहाँ जा रही है। हमारे देश में जो कह रहे हैं कि यहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता, 44 जवान हमारे शहीद हो गए। मोदी साहब कह रहे कोई आतंकवादी घुस नहीं सकता, 44 जवान शहीद हो गए, 300 किलो RDX हमारे देश में आ गया। ये तो सर काटने की बात है। वर्ल्ड बैंक ने हमारा भारत को जो है डेवलपिंग कंट्री से हटा करके नाइजीरिया की लेवल पे लेकर के आ गए। अब देशभक्ति पार्टी बोलते हैं, अब आर्मी को 3 साल के ठेके पे रखने जा रहे हो। CRP ये जो आपका सामने जो घूम रहे, जो CRP का जवान जो है, अमित शाह ने बताया कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी आप इनको ट्रेनिंग दो। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेकर के आना CRP की जगह पर, CISF की जगह पर। इतनी खतरनाक इस देश के खिलाफ चाल चल रहा। अब हमारा जो मीडिया जो है गलत चीज़ें जो है दिखाते हैं। अब सोशल मीडिया जो हमारे जो YouTube है, हमारा जो फेसबुक में जो कई लोग जो इसको हम सोशल रिवोल्यूशनरी बोलेंगे, हम यूट्यूबर को सोशल रिवोल्यूशनरी बोलेंगे। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे न्यूज़ दिखाने के। लेकिन जो हमारा जो गोदी मीडिया और गोलू मीडिया जो है, उन्होंने देश को बर्बाद करने में 50% के शेयरिंग उनका है। सर एक आखिरी सवाल सर, ये जो सिग्नेचर अभियान आपका चल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, कितने अभी तक सिग्नेचर हो गया है, देश भर से क्या समर्थन मिल रहा है, और आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? सर हमारा पास करीब जो आज के दिन पर 20,000 के करीब हमने जो सिग्नेचर जो है हमने कलेक्शन किया, करीब 1 करोड़ की करीब हमारा डाटा कलेक्शन हो गया। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हम जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। ये देखो आपके खिलाफ हम देश की जनता खड़े हैं। जनता बोल नहीं पा रहा था क्योंकि आपने 5 किलो अनाज दे करके बंधुआ मजदूर बनाया था। ये है। थैंक यू। चलिए।